बाहर से पाइपलाइन और अंदर से लग्जरी ससुराल। हाय भगवान, ये धुआं मेरी जान ले रहा है। मम्मी, जब धुआं लग रहा है फिर भी क्यों आप चूल्हे में खाना बना रही हो? बेटा क्या करूं, खाना नहीं बनाऊंगी तो सब भूखे रह जाएंगे, और ये पाइपलाइन के अंदर अगर खाना बनाऊंगी तो धुआं तो लगना ही है। मम्मी, हम किराए का घर ले लेते हैं ना। कहाँ इतने पैसे है कि किराए का घर ले बेटी, तू तो देख रही है घर के हालात। ठीक है, आप उदास मत हो, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। जिसके बाद तारा अपनी मम्मी के साथ पाइपलाइन के अंदर चूल्हे पर खाना बनाने में मदद करने लगती है। बंद पाइपलाइन में काफी धुआं हो जाता था, लेकिन मजबूरी में उन्हें वहीं रहना पड़ता था। अरे सुमित्रा, जल्दी खाना परोस दे, आज तो काम करते करते शरीर जवाब दे गया। माँ जल्दी खिला दो, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। पाइप में चूल्हे का धुआं भरा हुआ था। पूरा परिवार उसी धुएं में खाना खा रहा था। गर्मी इतनी थी कि सबके शरीर से पसीना बह रहा था। मम्मी, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। क्या करे बेटी, गरीबों का नसीब ही ऐसा होता है। सुनो सब लोग, अब हमें ये पाइप भी छोड़नी पड़ेगी। क्यों जी, क्या हो गया? आज अधिकारी बता रहा था कि ये पाइप 2 दिन बाद चालू होने वाली है। अगर हम यहाँ रहे तो जान का खतरा हो सकता है। फिर हम कहाँ जाएंगे? बाबूजी, इस पाइप से 2 पाइप पीछे एक पुरानी बंद पाइप पड़ी हुई है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है, शायद हम वहाँ रह सकते हैं। अगर ऐसा है तो चलो अभी चलकर देख कर आते हैं। पूरा परिवार अपना थोड़ा सा सामान उठाकर दूसरी पाइप की ओर चल पड़ता है। वो पाइप बहुत पुरानी थी, उसके अंदर चारों तरफ जंग लगी हुई थी और अंदर धूल जमी हुई थी। हे भगवान, ये तो बहुत पुरानी लग रही है। लेकिन रहने लायक तो है मम्मी। तभी वहां एक अधिकारी आता है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? साहब, रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। ये पाइप कई सालों से बंद पड़ी है और कभी चालू नहीं होगी, लेकिन पुरानी वाली पाइप 2 दिन में चालू होने वाली है। जी बाबूजी, अब हम यहीं रहेंगे। इसके बाद पूरा परिवार उसी बंद पाइप को अपना घर बना लेता है। अगली सुबह सुमित्रा चूल्हे में खाना बना रही होती है। माँ जल्दी खाना बना दो, हमें काम पर भी जाना है। हाँ सुमित्रा, देर हो जाएगी तो मालिक डांटेगा। बस 2 मिनट रुक जाओ, अभी रोटियां सेक देती हूँ। मैं भी मम्मी की मदद कर देती हूँ। खाना खाकर गणेश और पुनीत काम पर निकल जाते हैं। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन अधिकारी दोनों बाप बेटे को बुलाता है। पाइप का नोजल खराब हो गया है, इसे अभी ठीक करना होगा। चल बेटा, काम करना ही पड़ेगा। हाँ बाबूजी, गरीब आदमी के लिए काम ही पूजा है। दोनों पाइप के अंदर जाते हैं। पानी का दबाव इतना तेज था कि उनकी सांसें रुकने लगती हैं। बाबूजी, पानी बहुत तेज है। हाँ, डर मत बेटा, अगर आज हार गए तो कल भूखे सोना पड़ेगा। दोनों अपनी जान जोखिम में डालकर नोजल ठीक कर देते हैं। पानी से भीगकर पूरी तरह कांपते हुए बाहर निकलते हैं। शाम को दोनों घर पहुंचते हैं। अरे, आप दोनों तो पूरे भीग चुके हो। भैया, आपकी सांस क्यों फूल रही है? हमारा तो यही रोज का काम है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? भगवान गरीब की इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेते हैं? समय धीरे धीरे गुजरता रहता है। एक रात, सुनिए जी, मुझे लगता है अब हमारे बेटे की शादी कर देनी चाहिए। लेकिन कौन अपनी बेटी देगा हमें? हम तो खुद पाइप में रहते हैं। दुनिया में हमारे जैसे गरीब भी तो है, कोई मेहनती लड़की मिल जाएगी। ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। कुछ दिन बाद गणेश काम पर जा रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो लड़की अपने बूढ़े माता पिता की सेवा कर रही होती है। कितनी संस्कारी और मेहनती लड़की है। कुछ दिन बाद सुमित्रा और गणेश फिर उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि वही लड़की अपनी बीमार माँ के पैरों की मालिश कर रही है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बेटी, मेरे बाद तेरा क्या होगा? माँ, जब तक सांस है मैं मेहनत करूंगी। देखिए जी, कितनी अच्छी लड़की है। हाँ, ऐसी बहू हर घर को स्वर्ग बना देती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन राधिका की माँ इस दुनिया को छोड़ देती है। माँ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। अरे, अब मेरी बेटी का क्या होगा? कौन करेगा इससे शादी? पिता और बेटी घर के बाहर बैठकर रो रहे होते हैं। तभी वहां गणेश और सुमित्रा पहुंचते हैं। भाई साहब, अगर आपको मंजूर हो तो हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। लेकिन हम बहुत गरीब हैं। हम भी गरीब हैं। हमारे पास महल नहीं है, लेकिन इतना वादा करते हैं कि आपकी बेटी को कभी भूखा नहीं सोने देंगे।
हमारी जिंदगी मेहनत में बीती है, लेकिन बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। बाबा जैसा आप ठीक समझे। अरे बेटी, मुझे इन लोगों की आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही है। आज से तुम अकेली नहीं हो बेटी। माँ जी, मैं भी इस घर को अपना घर मानकर पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। राधिका के पिता इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। दो टूटे दिल अब एक रिश्ते से जुड़ने वाले थे। रिश्ता पक्का करके गणेश, सुमित्रा और पुनीत जैसे ही पाइप वाले घर लौटते हैं, तभी बाहर से एक आदमी आवाज लगाता है। अरे गणेश, पुनीत, जल्दी चलो, पाइपलाइन में काम निकल आया है। जी अभी आते हैं साहब। जाइए जी, आज तो भगवान ने हमारे बेटे का रिश्ता पक्का करवा दिया है, सब अच्छा ही होगा। माँ, आज तो काम भी हल्का लग रहा है। दोनों बाप बेटे औजार लेकर पाइपलाइन के अंदर चले जाते हैं। चारों तरफ पानी बह रहा था। अंधेरा इतना था कि बिना टॉर्च के कुछ दिखाई नहीं देता था। बेटा जरा उस तरफ रोशनी करना। जी बाबूजी। तभी दोनों की नजर पानी में बहते हुए एक बहुत बड़े गट्ठर पर पड़ती है। वो गट्ठर इतना बड़ा था कि उनकी ऊंचाई से भी ऊंचाई दिखाई दे रहा था और मोटे प्लास्टिक में लिपटा हुआ था। अरे ये क्या है? बाबूजी, कहीं कोई मशीन का हिस्सा तो नहीं है? जरा पास चलकर देखते हैं। दोनों टॉर्च की रोशनी उस गट्ठर पर डालते हैं। प्लास्टिक के बीच से हरे और गुलाबी रंग के नोटों की गड्डियां चमक रही थी। पापा, इतने सारे पैसे! अरे मैंने अपनी जिंदगी में इतना धन कभी नहीं देखा। लगता है किसी का काला धन है। अरे अगर ऐसे इसे बाहर ले गए तो लोग हम पर ही शक करेंगे। दोनों बहुत देर तक सोचते रहते हैं। आखिर वो उस गट्ठर को पाइप के अंतिम छोर तक ले जाने का फैसला करते हैं। बेटा पहले इसे सुरक्षित जगह तक पहुंचा देते हैं। हाँ ठीक है बाबूजी। दोनों बड़ी मुश्किल से उस भारी गट्ठर को घसीटते हुए पाइप के अंतिम छोर तक ले जाते हैं और ऊपर वाले लोहे के ढक्कन के नीचे बांध देते हैं। अब कोई नहीं देखेगा इसे। हाँ, रात होने दो, फिर देखेंगे। दोनों अपना काम खत्म करके ऐसे घर लौटते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात का समय है, चारों तरफ सन्नाटा था। पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। चल बेटा। जी बाबूजी। दोनों पाइप के पीछे वाले हिस्से में पहुंचते हैं, ढक्कन खोलते हैं और बड़ी मेहनत से वो गट्ठर बाहर निकाल लेते हैं। दोनों उसे उठाकर अपने बंद पाइप वाले घर में ले आते हैं। अरे ये क्या लेकर आए हो? भैया, इसमें क्या है? जैसे गट्ठर खोला जाता है, सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अंदर नोटों की ढेर सारी गड्डियां रखी होती हैं। हे भगवान, ये सब तो मेरी राधिका के कदमों का असर है। क्या मतलब? हाँ जी, तो हम रिश्ता पक्का करके आए हैं और आज ही हमारे घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आई है। वो बहू नहीं, लक्ष्मी है, लक्ष्मी। हाँ माँ, भाभी बहुत अच्छी हैं। मैंने भी पहली बार उन्हें देखा तो लगा था कि ये हमारे घर को संभाल लेंगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, राधिका ही इस घर की बहू बनेगी। कुछ दिनों बाद साधारण तरीके से मंदिर में शादी की तैयारी होती है। बाबा, मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊंगी? बेटी, आज तेरी माँ होती तो बहुत खुश होती। शुभ मुहूर्त हो गया है। भगवान के सामने पुनीत और राधिका साथ फेरे लेते हैं। मैं वादा करता हूँ हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा। मैं भी इस परिवार को अपना परिवार मानकर निभाऊंगी। शादी के बाद सुमित्रा अपनी नई बहू को पाइप वाले घर की ओर लेकर आती है। आसपास खड़े लोग उन्हें देखकर बातें करने लगते हैं। अरे देखो, ऐसी शादी तो पहली बार देखी है। लोग महलों में बहू लाते और ये लोग पाइप में गृह प्रवेश करवा रहे हैं। अरे ये भी कोई घर है? कैसी अतरंगी बहू और कैसा अतरंगी ससुराल। राधिका सब सुन रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। हंस लो, बहुत जल्द हमारे भी दिन बदलेंगे। सुमित्रा, किसी की बातों का बुरा मत मानो। नहीं जी, आज मेरी बहू घर आ रही है। पाइप के बाहर हल्दी का पानी रखा जाता है। छोटी सी थाली में चावल रखे जाते हैं। बहू, दाहिना पैर आगे रखना। जी माँ जी। राधिका पाइप के अंदर कदम रखती है और चौखट को हाथ से सिर पर लगाकर गृह प्रवेश करती है। भाभी, हमारे छोटे से घर में आपका स्वागत है। घर बड़ा हो या छोटा, अपने लोगों से ही घर बनता है। आज से तुम हमारी बेटी हो। अगले दिन पहली रसोई की रस्म होती है। पाइप के अंदर चूल्हा जलता है। थोड़ी ही देर में धुआं पूरे पाइप में भर जाता है। माँ जी, यहाँ तो बहुत धुआं है। बहुत सालों से हम ऐसे ही रह रहे हैं। भाभी, अंधेरे में ये रख लो। पाइप के अंदर इतनी गर्मी थी कि पसीना लगातार बह रहा था। चिमनी और बैटरी की छोटी सी रोशनी में ही सब अपना जीवन बिता रहे थे। भगवान, मेरे मायके में माँ नहीं रही, लेकिन यहाँ माँ जी और बाबूजी का प्यार तो है। वो बिना शिकायत के चूल्हे पर खाना बनाती रहती है। अगर तकलीफ हो रही हो तो रहने दो। नहीं जी, अपने परिवार के लिए काम करने में कैसी तकलीफ।
बेटा सच में बहुत अच्छी जीवन साथी मिली है तुम्हें। थोड़ी देर बाद राधिका सबको खाना परोसती है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। भाभी, ऐसा खाना तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। आज तो थकान ही उतर गई। मुझे पता था तुम सबका दिल जीत लोगी। मुझे तो बस इतना चाहिए कि आप सबका प्यार हमेशा बना रहे। बहू, जिस दिन से तुम इस घर में आई हो उसी दिन से हमें लग रहा है कि हमारी किस्मत बदलने वाली है। पाइप में धुआं, अंधेरा, गर्मी और तंग जगह थी, लेकिन उस छोटे से घर में अपनापन था। राधिका खुश थी। उसे ऐसा परिवार मिला जो गरीब जरूर था पर प्यार और सम्मान से भरा हुआ था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। धीरे धीरे उसे पाइप में रहने की आदत हो गई। गर्मी और धुआं परेशान करते थे, लेकिन परिवार का प्यार देखकर वो हर तकलीफ भूल जाती थी। माँ तो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन भगवान ने मुझे इतना अच्छा ससुराल दिया है। घर छोटा है पर अपने लोग साथ हैं। बहू, इतनी गर्मी में भी तू बिना शिकायत के काम करती रहती है। माँ जी, जहाँ अपनों का साथ हो वहाँ तकलीफ भी कम लगती है। भाभी, अब तो आपको हमारी पाइप वाली जिंदगी की आदत हो गई है। हाँ ननद जी, अब तो ये पाइप भी मुझे अपना घर लगने लगा है। एक दिन सुबह सुबह राधिका हाथ में झाड़ू और टॉर्च लेकर पाइप के अंदर सफाई कर रही थी। अंधेरा बहुत ज्यादा था, इसलिए उसे टॉर्च की रोशनी में ही सब दिखाई दे रहा था। अरे, यहाँ तो काफी धूल जमा हो गई है। झाड़ू लगाते लगाते वो पाइप के उस हिस्से तक पहुंच जाती है जहां पहले कभी नहीं गई थी। तभी उसकी नजर दीवार पर बने एक लोहे के बड़े दरवाजे पर पड़ती है। अरे, ये क्या है? वो दरवाजे के पास जाकर कान लगाती है। उसे अंदर से हल्की हल्की खटपट की आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाज कैसी है? वो भागकर अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, अंदर एक दरवाजा बना हुआ है, उसके पीछे से खटखट की आवाज आ रही है। अरे बहू, वो तो पाइप का हिस्सा है, लेकिन माँ जी आवाज क्यों आ रही है? बेटा, पीछे दूसरी पाइपलाइन में काम चलता रहता है, उसी की आवाज आती होगी। अच्छा, और ये दरवाजा इसीलिए लगाया ताकि कभी पानी आए तो इस तरफ ना आए। ठीक है माँ जी। लेकिन राधिका के मन में सवाल उठ चुका था। कुछ दिन और बीत गए। एक रात पुनीत और गणेश धीरे धीरे आपस में बातें कर रहे थे। बेटा, अब क्या होगा? काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बाबूजी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर सब समय पर नहीं हुआ तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तभी सुमित्रा भी वहां आ जाती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आगे का सब ठीक होगा ना? भगवान पर भरोसा रखो। तभी राधिका वहां पहुंच जाती है। माँ जी, क्या हुआ? आप सब इतने परेशान क्यों हैं? नहीं बहू, कुछ नहीं। मुझसे भी तो कहिए। वही पाइप के काम की चिंता है। अच्छा। राधिका कुछ नहीं कहती, लेकिन उसे लगता है कि घर में कोई बड़ी बात छिपाई जा रही है। दिन बीतते जाते हैं और घर में अजीब सा तनाव रहने लगता है। राधिका कई बार देखती है कि काम से लौटते वक्त पुनीत और गणेश के चेहरे पर डर साफ दिखता था। बाबूजी, अब तो रातों की नींद भी उड़ गई है। हाँ बेटा, हर समय वही चिंता लगी रहती है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो ये लोग मुझसे छिपा रहे हैं? उधर उस दरवाजे के पीछे से रोज खटखट की आवाज आती रहती थी। आखिर उस दरवाजे के पीछे है क्या? भाभी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। लेकिन उसके मन में अब एक ही सवाल था। एक दिन पानी लेकर लौटते समय वो देखती है कि गणेश और पुनीत धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। उसने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। अरे बस भगवान करे सब ठीक हो जाए। दोनों वहां से चले जाते हैं। किसकी बात कर रहे थे ये लोग? आखिर ऐसा क्या है? अब राधिका का शक और बढ़ जाता है। एक रात सब लोग सो जाते हैं। अगर मैं आज भी नहीं देखूंगी तो शायद कभी सच नहीं जान पाऊंगी। वो धीरे से उठती है, हाथ में टॉर्च लेती है और उस लोहे के दरवाजे के पास पहुंच जाती है। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। वो धीरे से दरवाजे का कुंडा पकड़ती है। चर्र, दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता है। ये जैसे वो अंदर कदम रखती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहां अंधेरा नहीं बल्कि रोशनी थी। लंबा गलियारा था और आगे एक बड़ा आलीशान घर बन रहा था। ये कैसे हो सकता है? वहां कई बड़े कमरे बने थे। एक तरफ सुंदर रसोई थी, दूसरी तरफ सजा हुआ बैठक कक्ष, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी। कई मजदूर और कारीगर फर्नीचर लगाने में लगे थे। जरा ये सोफा संभाल कर रखना, इस कमरे में अलमारी लगानी है। जल्दी करो, काम पूरा करना है। ये सपना है या सच? वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वो देखती है कि एक कमरे में सुंदर पलंग रखा हुआ है, दूसरे कमरे में नया फर्नीचर रखा है, रसोई में नए बर्तन रखे हुए हैं। इतने दिनों से हम उस अंधेरी पाइप में रह रहे थे और यहाँ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब किसका है और उसके परिवार वाले उससे ये राज क्यों छिपा रहे थे। नहीं, मुझे इसका सच जानना ही होगा। ये कहकर राधिका धीरे धीरे उस आलीशान घर के आखिरी कमरे की तरफ बढ़ती है।
उसके कदम कांप रहे थे, उसके मन में हजारों सवाल चल रहे थे। आखिर माँ जी और सब लोग मुझसे क्या छिपा रहे हैं? जैसे वो आखिरी कमरे के पास पहुंचती है, उसे दरवाजा थोड़ा खुला दिखता है। वो धीरे से उसे खोलती है। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। सामने उसके सास, ससुर, पति और नंद बैठे थे। माँ जी, बाबूजी, आप सब यहाँ? अरे भाभी, राधिका, तुम यहाँ कैसे आ गई? बाहू, तुमने ये दरवाजा खोल लिया। माँ जी, ये सब क्या है? इतने दिनों से आप लोग मुझसे क्या छिपा रहे थे? कुछ पल के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। हाँ, अब इससे कुछ छिपाने का कोई फायदा नहीं है। बेटा, ये सब तेरे लिए है। मेरे लिए? हाँ बहू, ये सब तेरे लिए है। हम तुझे सरप्राइज देना चाहते थे। हम चाहते थे कि जिस दिन ये घर पूरी तरह बन जाए, उस दिन तुझे यहाँ लाकर कहें कि ये सब तेरा अपना घर है। लेकिन ये सब कैसे? सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस दिन तेरा रिश्ता हमारे बेटे से पक्का हुआ था, उसी दिन भगवान ने हमारी किस्मत बदल दी। कैसे माँ जी? उसी दिन जब गणेश और पुनीत काम पर गए थे, तब उन्हें पाइपलाइन में बहुत सारा पैसा मिला था। हमने जिंदगी भर गरीबी देखी थी बहू। हमें लगा शायद भगवान ने हमारी सुन ली। उसी के बाद हमने सोचा कि अब हम भी अपना एक अच्छा घर बनाएंगे। तो ये पूरा घर? हाँ, ये घर हमारे सपनों का घर है। राधिका पूरे घर को ध्यान से देखने लगती है। वो सुंदर रसोई देखती है, बड़े बड़े कमरे देखती है, नया फर्नीचर देखती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा दिन आएगा। तो बताओ, तुम्हें घर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। मैंने तो कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि हम इतने बड़े घर में रहेंगे। सच कहूँ तो मुझे लग रहा है जैसे मेरी किस्मत चमक गई। नहीं बहू, हमारी किस्मत चमकी है। भाभी, आपके कदम हमारे घर में पड़ते ही सब बदल गया। बेटा, मुझे तो लगता है कि भगवान ने तुझे हमारी जिंदगी में भेजा ही इसीलिए है। भाभी, आपके नसीब की वजह से हमारी किस्मत बदल गई। तुम हमारे घर की खुशियों की वजह बन गई हो। आप लोगों का प्यार ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। थोड़ी देर बाद सभी लोग बाहर निकल आते हैं। कारीगर फिर से काम में लग जाते हैं। अरे भाई, ये सामान ऊपर वाले कमरे में रखो। रसोई का काम भी लगभग पूरा हो गया है। अरे कुछ ही दिनों में पूरा घर तैयार हो जाएगा। लेकिन राधिका के मन में अभी भी एक सवाल बाकी था। माँ जी, बाबूजी, अगर सब ठीक है तो आप लोग इतने दिन से परेशान क्यों थे? बाहू, वो राधिका, अभी ये सब छोड़ो। नहीं जी, अब मैं इस परिवार की बहू हूँ। मुझे सच जानने का हक है। भाभी, घर में रोज तनाव रहता है। बाबूजी और आप दोनों हमेशा डरे हुए रहते हो। आखिर बात क्या है? सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। उसी समय ट्रिंग ट्रिंग गणेश जी का फोन बजने लगता है। अरे, इस समय किसका फोन है? नंबर अनजान था। गणेश कांपते हाथों से फोन उठाते हैं। हेलो। बहुत दिन हो गए। जी, आप कौन? सवाल मत पूछो। जो चीज तुम्हारे पास है वो हमारी है। मैं कुछ समझा नहीं। अगर समय पर हमारे पैसे वापस नहीं आए तो तुम्हारे पूरे परिवार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ये सुनते ही गणेश जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनके हाथ कांपने लगते हैं। फोन कट जाता है। क्या हुआ जी? बाबूजी, कौन था? क्या कहा उसने? उसने कहा अगर पैसे वापस नहीं किए तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। ये बात सब राधिका भी सुन लेती है। ये सब क्या हो रहा है? जी, आप लोग मुझसे क्या छिपा रहे हैं? बहू, क्या हमारी खुशियों पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है? कमरे में फिर से सन्नाटा छा जाता है। एक तरफ नया बनता हुआ आलीशान घर था और दूसरी तरफ पूरे परिवार के चेहरों पर साफ डर दिखाई दे रहा था। राधिका समझ चुकी थी इस घर की चमक के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है और वो राज अब उसके जीवन को भी बदलने वाला था। फोन करने के बाद पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोले। राधिका सबके चेहरे पर डर साफ देख रही थी। माँ जी, बाबूजी, अब मुझसे कुछ मत छिपाइए। मैं इस घर की बहू हूँ। अगर खुशियों में मेरा हक है तो दुखों में भी मेरा हक है। बहू, हम तुझे परेशान नहीं करना चाहते थे। माँ जी, परिवार का मतलब ही होता है कि सब मिलजुल कर मुसीबत का सामना करें। बाबूजी, आखिर वो कौन है जो आपको बार बार धमका रहा है? बहू, अब समय आ गया है कि तुझे सब सच बता दिया जाए। गणेश की आंखों के सामने पुरानी बातें घूमने लगती हैं। एक दिन गणेश और पुनीत रोज की तरह पाइपलाइन के अंदर काम कर रहे थे। बाबूजी, इधर रोशनी कीजिए। हाँ बेटा। तभी पानी के बीचों बीच एक बड़ा सा गट्ठर दिखाई देता है। बाबूजी, वहां क्या है? जरा पास चलकर देखते हैं। जब दोनों पास जाते हैं तो देखते हैं कि प्लास्टिक के अंदर नोटों की गड्डियां भरी हुई हैं। इतने सारे पैसे! बेटा, शायद किसी का छिपाया हुआ
काला धन है। बाबूजी, हमारी पूरी जिंदगी गरीबी में निकल गई। हाँ बेटा, लेकिन ये भी नहीं जानते कि ये किसका है। बहुत सोचने के बाद दोनों वो गट्ठर अपने साथ ले जाते हैं। कुछ दिन तक सब ठीक चलता है, लेकिन एक रात गणेश के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आता है। तुम्हारे पास जो चीज है वो हमारी है। आप कौन? ज्यादा सवाल मत पूछो। इसके बाद रोज फोन आने लगते हैं। जी कौन है? पता नहीं, लेकिन वो लोग सब जानते हैं। एक दिन एक आदमी आकर गणेश और पुनीत को बुला ले जाता है। तेजी ने बुलाया है। बाबूजी। हाँ चल बेटा, देखते हैं। दोनों एक बड़ी हवेली में पहुंचते हैं। वहां एक अमीर सेठ कुर्सी पर बैठा होता है। बहुत दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा था साहब। जो पैसा तुम्हें मिला था वो मेरा था। हमने अगर मेरे पैसे वापस नहीं किए तो तुम दोनों की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। साहब, हम गरीब लोग हैं। मुझे तुम्हारी गरीबी से कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरा पैसा चाहिए। गणेश और पुनीत वहां से डरे हुए लौट आते हैं, लेकिन तब तक उस धन का बड़ा हिस्सा नए घर के निर्माण में लग चुका था। अब क्या होगा? समझ नहीं आ रहा। उधर फोन पर धमकियां बढ़ती जा रही हैं। दिन ब दिन पूरा परिवार डर में जीने लगता है। रात को फोन, सुबह को धमकी, हर समय चिंता। गणेश अपनी बात खत्म करते हैं। बहू, बस यही सच है। हमें लगा था भगवान ने खुशियां दी हैं, लेकिन अब डर के साए में जी रहे हैं। भाभी, हमें तो हर समय लगता है कि कोई हमारे पीछे पड़ा है। मैं नहीं चाहता कि तुम सब ये सब जानो। अच्छा, तो ये बात है। आप लोग अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लेकिन बहू, हर मुश्किल का हल होता है बाबूजी। तेरे मन में क्या है बेटी? पहले मुझे उस सेठ के बारे में सब बताइए। वो बहुत अमीर आदमी है। उसके पास बहुत सारा छिपा हुआ धन है, और हमें लगता है कि जो पैसा हमें मिला था वो भी उसी के छिपाए हुए धन का हिस्सा था। अच्छा, इसलिए हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। बाबूजी, अगर किसी के पास गलत तरीके से कमाया हुआ धन है तो वो खुलकर सामने आने से भी डरता है। तो अब क्या करेंगे? हम डरकर नहीं जिएंगे। क्या तुम्हें सच में कोई रास्ता दिखाई दे रहा है? जी भाभी, जल्दी बताइए। हम सही रास्ते से इस मुसीबत का सामना करेंगे। अब इस घर में कोई डरकर नहीं रहेगा। आप लोग चिंता ना करें। राधिका की बातें सुनकर पूरे परिवार के चेहरे पर पहली बार उम्मीद दिखाई देती है। उस रात राधिका काफी देर तक जागती रहती है। पूरे परिवार के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कोई चैन से सो नहीं पा रहा था। अगर बाबूजी की बात सच है और ये सारा पैसा उस सेठ के छिपे हुए धन का हिस्सा है, तो वो खुद भी खुलकर सामने आने से डरेगा। राधिका सारी रात सोचती रहती है। सुबह होने पर वो सबसे पहले अपने सास ससुर और पति के पास जाती है। बाबूजी, माँ जी, अब आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बहू, तू नहीं जानती वो आदमी कितना ताकतवर है। बेटी, हमें तो हर समय यही डर लगा रहता है कि कहीं वो लोग हमें नुकसान न पहुंचा दे। मैं भी कई रातों से ठीक से सो नहीं पाया हूँ। डरने से कोई समस्या हल नहीं होती। अगर कोई गलत काम करके दूसरों को धमकाता है तो उसे भी एक दिन सच का डर सताता है। भाभी, क्या सच में कोई रास्ता है? हाँ, रास्ता है। हम किसी से झूठ नहीं बोलेंगे और ना ही किसी का हक मारेंगे, लेकिन अगर हमें कोई बार बार परेशान करेगा तो हम सच बताने से भी पीछे नहीं हटेंगे। राधिका की बातें सुनकर पूरे परिवार के मन में थोड़ी हिम्मत आ जाती है। अगले दिन सुबह का समय था। गणेश और पुनीत काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी पाइप के बाहर कुछ गाड़ियों के रुकने की आवाज आती है। बाबूजी, बाहर कोई आया है। कहीं वही लोग हैं। पाइप के बाहर वही सेठ अपने दो आदमियों के साथ खड़ा था। गणेश, बाहर निकलो। हे भगवान, लगता है आज फिर मुसीबत आ गई। राधिका आगे बढ़ती है और दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है। बाबूजी, आप लोग पीछे रहिए, मैं बात करती हूँ। नहीं राधिका, वो बहुत गुस्से वाला आदमी है। जो सच के साथ हो उसे डरना नहीं चाहिए। राधिका पाइप के बाहर आती है। कहाँ है गणेश? कह दो मेरा पैसा वापस करे। आप इतनी ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हैं? कौन हो तुम? मैं इस घर की बहू हूँ। अच्छा, तो तुम अपने घर वालों से कह दो कि मेरा पैसा वापस करे। और अगर वो पैसा वैसा है जैसा आप बता रहे हैं, तो क्या आप खुलकर सबके सामने इसकी बात कर सकते हैं? आप कई दिनों से मेरे परिवार को डरा रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने हमारे परिवार को फिर से धमकाया तो हम कानून और संबंधित अधिकारियों के सामने पूरी सच्चाई रखने से पीछे नहीं हटेंगे। ये सुनकर सेठ के चेहरे का रंग बदलने लगता है। उसके आए 7 आदमी भी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। सेठ जी, अगर बात बढ़ गई तो मुश्किल हो सकती है। जितनी रकम इनके पास पहुंची है वो तो मेरी पूरी संपत्ति का बहुत छोटा हिस्सा है। अगर बाकी बातों की जांच शुरू हो गई तो मेरी सारी दौलत खतरे में पड़ सकती है। सेठ पहली बार डर जाता है।
हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम बस अपने परिवार के साथ शांति से जीना चाहते हैं। तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हर इंसान को सही रास्ता चुनना चाहिए। कुछ देर तक वहां सन्नाटा छाया रहता है। सेठ अपने आदमियों की तरफ देखता है। सेठ जी, अब यहाँ से चलना ही ठीक है। अरे बात बढ़ गई तो हम सबके लिए परेशानी हो सकती है। हाँ ठीक है। ये क्या हो रहा है? मैं अब तुम्हारे परिवार को परेशान नहीं करूंगा। सच? हाँ। हम भी किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। मेरी तरफ से अब कोई तुम्हें धमकाने नहीं आएगा। सेठ अपने दोनों हाथ जोड़ देता है। मुझसे जो गलती हुई उसके लिए माफ कर देना। मैं अब तुम्हारे परिवार को परेशान नहीं करूंगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है। भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। बेटी, जहां हम डर के मारे कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे, वहां तूने हिम्मत दिखाई। मुझे हमेशा पता था कि तुम हमारे घर की सबसे बड़ी ताकत बनोगी। परिवार साथ हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी छोटी लगने लगती है। सेठ धनराज अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद पहली बार पूरे परिवार के चेहरे पर सुकून दिखाई देता है। राधिका, बहू, जिस दिन तू इस घर में आई थी उसी दिन मैंने कहा था कि तू हमारे घर की लक्ष्मी है। आज मुझे भी यकीन हो गया। भाभी, अब तो हमारा घर सच में खुशियों से भर जाएगा। अब हम सब मिलकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। भगवान बस हमारे परिवार का प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। पाइप के बाहर सुबह की धूप फैल चुकी थी। कई दिनों के डर के बाद अब परिवार में उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। समय बीतता है और महीनों से बन रहा आलीशान घर पूरा हो जाता है। बाहर से वो साधारण पाइपलाइन जैसा था, लेकिन अंदर राजमहल जैसा नजारा था। बड़े कमरे, सुंदर रसोई, चमचमाता फर्नीचर, पर्दे और रोशनी से सजा हुआ घर। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी ये परिवार धुएं वाली अंधेरी पाइप में रहता था। बेटी, भगवान ने हमारी सालों की मेहनत का फल आज दिया है। माँ देखो ना, हमारा घर किसी महल से कम नहीं लग रहा। मैंने तो जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन हमारा भी ऐसा घर होगा। बाबूजी, ये सब हमारे परिवार के एकजुट रहने का फल है। उस दिन सुमित्रा और तारा मिलकर राधिका को दुल्हन की तरह तैयार करती हैं। लाल साड़ी, हाथों में चूड़ियां और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। राधिका बहुत सुंदर लग रही थी। माँ जी, ये सब क्यों? बहू, उस दिन तो हम तुझे मजबूरी में उस अंधेरी पाइप में लेकर आए थे, लेकिन आज हम अपनी भाभी का असली गृह प्रवेश करवाएंगे। दरवाजे पर छोटी सी पूजा रखी जाती है। थाली में रोली और चावल सजाए जाते हैं। बहू, आज से ये घर सच में तेरा है। आज असल मायने में तेरा गृह प्रवेश हो रहा है। माँ जी, आपने मुझे हमेशा बेटी का प्यार दिया है। मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। चलो भाभी, दाहिना पैर आगे रखो। राधिका कलश को हल्के से पैर लगाकर घर के अंदर प्रवेश करती है। उसके कदम पड़ते ही पूरा परिवार खुशी से ताली बजाने लगता है। जिस दिन से तू इस घर में आई थी उसी दिन हमारी किस्मत बदलनी शुरू हो गई थी और आज हमारा सपना पूरा हो गया। हे भगवान, इस परिवार का प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। धीरे धीरे पूरा परिवार नए घर में रहने लगता है। अब न धुएं की परेशानी थी, न अंधेरा और न गर्मी की तकलीफ। सभी लोग खुशी से बिना चिंता के रहने लगे। सेठ ने भी उन्हें कभी परेशान नहीं किया। उस दिन के बाद न कोई धमकी आई, न कोई डर उनके घर के पास आया। देखा बहू, मैंने पहले ही कहा था कि तू हमारे घर की लक्ष्मी है। माँ जी, मैं अकेली कुछ नहीं हूँ। परिवार साथ हो तो छोटी सी जगह भी स्वर्ग बन जाती है। गरीबी ने हमें मेहनत करना सिखाया और परिवार ने हमें एकजुट रहना सिखाया। धीरे धीरे आस पड़ोस के वही लोग जो कभी पाइप में रहने पर उनका मजाक उड़ाते थे, अब उनकी मेहनत और एकता की तारीफ करने लगे। पूरे परिवार ने एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ा और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई।